हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में अमेरिका की संघीय व्यवस्था पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि संघीय शासन क्या है, अमेरिका में संघीय व्यवस्था क्यों, और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के तत्व क्या हैं। इसके बाद बच्चों आता है निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या है। अमेरिकी संविधान संक्षिप्तता का एक उदाहरण है और संविधान के अंतर्गत संघीय शक्तियों की जो सूची है वह बहुत अधिक संक्षिप्त और सामान्य है। इसमें ऐसी शक्तियों का उल्लेख भी नहीं किया गया है जिनका प्रयोग किए बिना न तो संघ अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सकता है और न ही संघीय व्यवस्था को बनाए रख सकता है। ऐसी स्थिति में संघीय शासन द्वारा इस धारणा को अपनाया गया है कि संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जिन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों को इस आधार पर अपने हाथ में ले लिया जा सकता है कि ये शक्तियाँ संविधान में दी गई मूल शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक है। इस दृष्टि से संविधान में निहित है। इसी आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय हुआ। सिद्धांत का संवैधानिक आधार। निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय किसी कानून के अंतर्गत नहीं वरन एक ऐसी परंपरा के रूप में हुआ है जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मान्यता प्रदान की गई और जो अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार बन गया है। सिद्धांत के इस परंपरा जनित उदय के कारण संविधान की संकुचित रूप में व्याख्या करने वाले पक्ष के द्वारा निरंतर ये बात कही जाती रही है कि निहित शक्तियों के सिद्धांत का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसी धारणा को अपनाना उचित नहीं है। इस सिद्धांत का उदय परंपरा जनित होते हुए भी इसका संवैधानिक आधार है और यह आधार अनुच्छेद 1 की उपधारा 8 में देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त होगी। निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय इसी आधार पर हुआ। जॉनसन ने इस पर कोट करते हुए कहा है कि निहित शक्तियाँ वे हैं जो संविधान के ढांचे के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। सिद्धांत का उदय और इतिहास। अमेरिकी संविधान निर्मात्री सभा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में दो पक्ष थे, प्रथम संघवादी और द्वितीय संघवाद के विरोधी। संघवादी सिद्धांत की उदार व्याख्या करते हुए केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तियां सौंपने के पक्ष में थे। संघवाद के विरोधी संविधान का अक्षर से पालन करते हुए केंद्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र सीमित करने के पक्ष में थे। प्रथम पक्ष का प्रतिनिधित्व हैमिल्टन और मेडिसन द्वारा किया जा रहा था। द्वितीय पक्ष का प्रतिनिधित्व जेफरसन द्वारा। संविधान को कार्य रूप में अपनाने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जिस पहली सरकार का गठन हुआ उसमें भी इन दोनों पक्षों का यही पारस्परिक विरोध देखा गया। 1890 में ही हैमिल्टन ने संयुक्त राज्य के एक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया। जेफरसन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करना संविधान के प्रतिकूल होगा क्योंकि संविधान में राष्ट्रीय सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं की है। जेफरसन के आरोप का उत्तर देते हुए हैमिल्टन ने कहा था कि यद्यपि एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने का अधिकार संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, लेकिन संविधान ने राष्ट्रीय सरकार को विदेशों के साथ व परस्पर राज्यों के व्यापार का प्रबंध करने की शक्ति दी है और संविधान में यह भी कहा गया है कि संघ सरकार को उन समस्त कानूनों के निर्माण का अधिकार होगा जो अनुच्छेद 1 की उपधारा 8 में दिए गए कार्यों को करने के लिए आवश्यक और उचित हो। राष्ट्रीय सरकार द्वारा व्यापार का प्रबंध करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सके, इसके लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना नितांत आवश्यक है। अंत में हैमिल्टन का विचार मान्य हुआ और एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। बैंक की स्थापना की शक्ति से संबंधित निर्णय विशेष
विषय विशेष से संबंधित निर्णय था। इसने किसी नीति या सिद्धांत को जन्म नहीं दिया। अतः अब भी इस बात पर विवाद किया जाता रहा है कि निहित शक्ति की बात सिद्धांत रूप में मान्य है अथवा नहीं। अंत में 1819 में मैकलॉच बनाम मैरीलैंड के विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसमें निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं और उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, पर हमारा विचार है कि संविधान के स्वरूप एवं ढांचे में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को उन साधनों के विषय में विवेक से कार्य लेने की अनुमति अवश्य होनी चाहिए जिसके द्वारा उन शक्तियों को क्रियान्वित किया जाना है जो संविधान ने राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को प्रदान की है, जिससे ये संस्था अपने लिए निर्धारित महान कर्तव्यों को ऐसे ढंग से पूरा कर सके जो जनसाधारण के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो। उन्होंने आगे कहा है कि यदि उद्देश्य उचित है और वह संविधान की सीमाओं के अनुकूल है तो वे सभी साधन जो कि स्पष्ट रूप से उद्देश्य के अनुकूल है, जिनका कि संविधान में निषेध नहीं किया है तथा जो संविधान के शब्द और भाव के अनुकूल है, संवैधानिक है। इस प्रकार निहित शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल शक्तियों को पूरा किया जाने के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से निहित शक्तियाँ मौलिक शक्तियों का ही अंग है और मौलिक शक्तियाँ यदि साध्य है तो निहित शक्तियों को उन्हें पूरा करने का साधन माना जा सकता है। किसी भी शक्ति को निहित शक्ति तभी माना जा सकता है जबकि उसका प्रयोग मूल शक्ति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए आवश्यक हो। कोई कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, इसका निर्णय कांग्रेस अथवा राष्ट्रपति द्वारा नहीं वरन न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि निहित शक्तियों का सिद्धांत राष्ट्रीय सरकार के संबंध में ही है, राज्य सरकार के संबंध में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में प्रतिपादित किया है कि यह शक्ति राज्यों के साथ बटी हुई नहीं वरन यह केवल राष्ट्रीय सरकार में निहित है। संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ परस्पर राज्यों के व्यापार प्रबंध करने की शक्ति दी है। व्यापार के प्रबंध हेतु बैंकिंग प्रणाली, यातायात और संचार के साधनों पर नियंत्रण आवश्यक होता है। अतः कांग्रेस ने रेल, सड़क, यातायात, टेलीग्राफ व टेलीफोन की कंपनियों, वायुयान, भापयान, बैंक प्रणाली, विनिमय केंद्र व रेडियो के संबंध में शक्ति प्राप्त कर ली है। संविधान ने कांग्रेस को सेना, जल सेना की स्थापना की शक्ति प्रदान की। इसके अंतर्गत सैनिक तथा सेना अकादमियों की स्थापना की शक्ति